everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching Angie Physics Classes. आज से हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 9, नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ये जो नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, आज से कुछ सालों पहले ये चैप्टर आपके सिलेबस में इलास्टिसिटी के नाम से था. ठीक है, उसी के नाम को हमने अब चेंज करके लिख दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. वैसे तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पिछले टर्म पे इसका हल्का सा दिया था, है ना, और समझाया था चीजों को. आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं नए सिरे से. हम सभी लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन समझते हैं. इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि जो अलग अलग स्कूल्स हैं उनके बीच में कोई कंपटीशन करवाना, दैट इज कॉल्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन. इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, दो अलग अलग कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन करवाना, दैट इज कॉल्ड इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन. सिमिलरली इंटर एटॉमिक फोर्स, दो एटम के बीच लगने वाला फोर्स. इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी दो एटम के बीच का डिस्टेंस. समझ में आ रही है मेरी बात? कोई पूछे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, तो वो फोर्स जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं. इंटर एटॉमिक फोर्स क्या बोलते हैं? द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स. द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस. क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. आपको ये सारी डेफिनेशन वैसे मैं लास्ट टर्म पे बता चुका था. क्लियर है सभी को? मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया, डेफिनेशन आपसे बुलवा लूंगा. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स. भैया एक बार बताओ, इंग्लिश में हम लोग अक्सर वर्ड पढ़ते हैं फॉर्मेशन. फॉर्मेशन माने होता है किसी भी चीज को बनाना. डिफॉर्मेशन तोड़ना, बिगाड़ना, राइट, खराब करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन. पूछ रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है. क्या पूछ रहा है? डिफॉर्मिंग फोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी आप देख रहे हैं, है ना, ये बॉडी आप देख रहे हैं. मैंने इस पर अभी इसका कुछ ना कुछ शेप और साइज है, लेकिन जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसका शेप और साइज चेंज हो गया. ऐसे फोर्स को मैं कौन सा फोर्स बोलूंगा? वो फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं द फोर्स विच चेंज और ट्राई टू चेंज द शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स. क्लियर? समझ में आ रही है बात? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसका शेप साइज वगैरह चेंज हो रहा हो या वो उसको करने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है सभी को? चेंज करना तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये ट्राई टू चेंज थोड़ा सा अजीब लगता है. तो आप गौर से देखिए ट्राई टू चेंज वर्ड का यूज हम लोगों ने क्यों किया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये रबर बैंड देख पा रहे हैं आप लोग सभी लोग. ये मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसका शेप और साइज चेंज हो गया. यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? शेप और साइज चेंज हो गया. क्लियर? लेकिन अगर मैं इसे फोर्स को हटा दूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है. क्लियर? तो क्या हुआ? इस डिफॉर्मिंग फोर्स ने चेंज करने की कोशिश तो की, नहीं हुआ वो बात एक अलग है, लेकिन कोशिश तो की. बात समझ में आ रही है? तो ट्राई टू चेंज वर्ड का मतलब क्या है? क्लियर? द फोर्स which change or try to change the shape and size of an object is called deforming force. Hope you understand. पढ़ लो फिर आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग के सामने, डिफाइन. मेरी आवाज पीछे तक प्रॉपर जा रही है? अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने, डिफाइन इलास्टिसिटी. क्या आपको याद है पिछले टर्म पे इलास्टिसिटी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था आपसे थोड़ा बहुत, और हम लोग भूल चुके हैं ना. कमीनापन क्या है? लक्षण है आपका एक प्रकार का, है ना, जो आपको गलत हरकतें करने के लिए प्रेरित करता है.
If somebody asks you what is Kaminapan, Kaminapan is the characteristics of a person due to which it always try to do the bad things. You can say like that, right? Got it, guys? In the same way, he is asking you what is elasticity. So elasticity is the property of the material. Elasticity किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जब उस बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो वो उसके शेप और साइज को चेंज कर देता है. बट ऑन द रिमूवल ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. नहीं है बस क्लियर है. तो किसी ने पूछा इलास्टिसिटी होती क्या है, तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी and it changes its shapes and size, but on the removal of that deforming force the body come back to its original position. सीन क्लियर है सभी को. किसी ने पूछा इलास्टिसिटी क्या होता है तो समझ गए आप लोग, बता दोगे? सुनते जाइए, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ बोलूंगा, वो एक ही साथ काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, तो बस सुनते चले आप. ठीक है, हर चीज कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है. तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन समझ में आया? क्या बोला मैंने? अगर मैं पूछूं वन वर्ड में आंसर दो इसका, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी है क्या? कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? मटेरियल की, जिसके कारण उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दोगे तो शेप और साइज चेंज हो जाएगा, हटा दोगे तो वापस आ जाएगा. एक डेफिनेशन तो ये होगी और यही सबसे आसान होती है, बच्चों को यही आसान लगती है और यही लिख देना. क्लियर? दूसरी वाली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या है? इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण, ध्यान देना, मैंने क्या किया है इसमें, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसके शेप और साइज को चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो इलास्टिसिटी का लक्षण है वो इस चेंजेस को होने दे रहा है क्या? नहीं होने दे रहा, क्योंकि जैसे फोर्स हटा लेता हूं ये उसे वापस अपनी औकात में ले आता है. यानी ये इलास्टिसिटी के कारण ये जो मटेरियल है वो अपने अंदर होने वाले चेंजेस का अपोज करता है. गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? अब आप दोनों डेफिनेशन शांत मन से पढ़ लें, आपको समझ में आएगी. मैं पूछूंगा दोनों में से कोई भी. क्लियर? 2 मिनट का समय आपके पास, टेक योर टाइम. हाय, सुन रहे होगा? सुन रहे हैं? बोल पड़ो को सुने. ये जो आप रबर बैंड देख रहे हैं यूज करते हो इसे? कभी नहीं करते? करते हैं. एक ही रबर बैंड को, हेलो, एक ही रबर बैंड को अगर आप काफी लंबे समय तक यूज करते हैं तो वो वैसी ही रहती है? थोड़ा चेंज आ जाता है उसमें. कैसा चेंज आ जाता है? ढीली सी बच जाते हैं जी, हैं? सही बोल रहा हूं ना? ये ढीली सी पड़ जाती है, ऐसा लगता है रबर थक गई हो. बोलो, नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, या दैट इज ट्रूथ. तुमने देखा होगा दिन में अकड़ के चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भयंकर काम किया आपने. क्लियर? मजदूरी की है ये मान लो, तो रात तक क्या होता है? ढीले पड़ जाते हो. यस सर, नो? सही बोल रहा हूं ना? हाँ, यानी आप थक जाते हो, यानी यू गॉट फटीग आफ्टर द एंटायर डे वर्क. राइट? फटीग का मतलब होता है थकान. क्लियर? किसी भी जगह अगर फटीग वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब होता है थकान. FATIGUE, फटीग. पूछता है इलास्टिक फटीग क्या होता है? इलास्टिक फटीग का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आप एक बात बताइए, इसी रबर को आप लंबे समय के लिए यूज कर रहे हैं, मान के चलो आप इसे नोटों की गड्डी पे लगा रहे हैं. क्लियर? आज आपके नोटों की गड्डी थोड़ी सी पतली है तो रबर ने खिंच गई. अब दीदी ने गड्डी मोटी है जा रही है, फीस भर दो ना लायक हो. अब गड्डी मोटी है जा रही है तो आपको क्या लग रहा है, इस रबर पे जो फोर्स है वो डेली कांस्टेंट लग रहा है या अल्टरनेट फोर्स लग रहा है? मतलब चेंज हो के फोर्स लग रहा है ना, रिपीटेटिवली अल्टरनेटिंग फोर्स लग रहे हैं.
कहूँ गड्डी मोटी है गई, कहूँ पतली है गई, तो इस पर बार बार फोर्स में वेरिएशन आ रहा है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है लेस इलास्टिक रह जाती है, यानी इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक फटीग। क्या बोलते हैं? इलास्टिक फटीग। यानी ये जो इलास्टिक बॉडी है इसका बिहेवियर लेस इलास्टिक हो जाता है। काहे की वजह से? ड्यू टू द रिपीटेटिव अल्टरनेटिंग फोर्सेस की वजह से। ये रिपीटेटिव अल्टरनेटिंग फोर्स समझ में आया? यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब आप एक बताओ, ये चीज ऐसी है, लेकिन जब इलास्टिक फटीग वाली सिचुएशन हो जाती है तो अगर मैं उसे खींचूंगा तो क्या पूरे तरीके से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी? सुने मैं समझ गया। एक बात दिमाग में उतार लें आप लोग। एक बंदा है, मेल पर्सन या कोई भी एक पर्सन है, हर पर्सन अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। कोई माँ क्या चाहेगी कि उसका बेटा किसकी तरह अच्छा हो? किसकी तरह अच्छा हो? है? भगवान राम की तरह अच्छा हो। कमीनो, किसकी तरह अच्छा हो? है? जब किसकी तरह अच्छा हो? भगवान राम की तरह अच्छा हो। क्लियर? सही बोल रहा हूं ना? इस इंसान में अगर हम किसी अच्छे से अच्छे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करें तो हम भगवान राम को रखते हैं सामने, और बहुत खराब से खराब को रिप्रेजेंट करें रावण। आप महान है, इतनी जल्दी समझ गए। लिसन एवरीवन, खंडे तो लिसन एवरीवन, ये राम और रावण। राम एक आइडियल नेचर है, रावण एक आइडियल नेचर है। हम में से जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी का नेचर राम की तरह अच्छा है क्या? पर कोशिश तो करते हैं। क्या हम रावण की तरह बुरे हैं क्या? पर कोशिश करते हैं नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य ये है बेटा, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो राम और रावण के बीच में लाई करता है। न कोई राम की तरह अच्छा है, न कोई रावण की तरह बुरा है। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? अभी तक मैं इलास्टिसिटी आपको पढ़ा रहा था। मैंने बोला इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उस पर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, बट ऑन द रिमूवल ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स द बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा मैंने पढ़ा, राइट? ये केवल एक डेफिनेशन थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं और ये सब कुछ मिलता जुलता ही है एक दूसरे। आपको लगे तो वही है, तो वही है। क्लियर? तो वही है। दो टाइप की बॉडीज होती हैं, मैं बोल रहा हूं। एक होती है इलास्टिक बॉडी, एक होती है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है? सुन लो, वो बॉडी जिसपे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो शेप और साइज बदल गया, हटाया तो वापस आ गई। इलास्टिक बॉडी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलास्टिक बॉडी का क्वार्ट्ज, गोल्ड, क्वार्ट्ज, ये सब इलास्टिक बॉडी है। क्लियर है? क्वार्ट्ज मटेरियल तो इस दुनिया में दुनिया भर के मटेरियल है, सारे तो आप नहीं जानते ना। तो क्वार्ट्ज अपने आप एक मटेरियल है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वो भी अच्छा एक मटेरियल है। समझ में आ रही मेरी बात? इनको हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है कि भैया तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो शेप और साइज बदल गया, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं गया। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल है पैराफिन वैक्स, पुट्टी जो आप लोग यूज करते हैं। क्लियर? ये एग्जांपल है, एग्जांपल याद रखना, इसके ओटी वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी समझ में आई डेफिनेशन? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो चेंज हो गया साइज, हटाया वापस आ गई तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई तो प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल पुट्टी या पैराफिन वैक्स। इलास्टिक बॉडी का एग्जांपल गोल्ड या क्वार्ट्ज, ये एग्जांपल है इलास्टिक बॉडी का। सुनते जाइए। अब यहीं पर मिलता जुलता सा ही है। वो मुझे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होता है?
तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो शेप और साइज बदल गया, और हटाया तो पूरो की पूरो बेसो की बेसो वापस आएगा वहीं के वहीं। क्लियर है? वो होगी परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली प्लास्टिक को मतलब जब होगी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो शेप और साइज बदल गया, और जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ तो वो वहीं को वहीं धरो, वापस नहीं आया ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो होगी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इस दुनिया में वैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के तौर पर, वैसे तो इस दुनिया में कोई भी न कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, न कोई परफेक्टली, न कोई राम है, न कोई रावण है। इस दुनिया में न कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, न कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। जितनी भी बॉडीज हैं उन सभी का जो नेचर होता है वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बीच में लाई करता है। हम क्वार्ट्ज को मोस्ट इलास्टिक मटेरियल बोल रहे हैं, भैया परफेक्टली इलास्टिक के तौर पर हम उसे रख रहे हैं, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक वो भी नहीं होता। समझ गए? क्या पढ़ा हमने? इलास्टिक में खींचो तो खींच गो, छोड़ दो तो आए वो पूरा। हमें लगता जरूर है कि वो पूरे तरीके से ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, लेकिन वास्तव में नहीं आता। रबर है, हम बोलते हैं भैया खींच दो तो खींच गई, छोड़ दो तो वापस आ गई। पार्ट टाइम लग तो रहा है, लेकिन लंबे समय तक आप यूज करते हो तो ढीला बन के आ गया। फिर इसमें ढीला बनाना कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन नहीं है। मेरी बात समझ में आई? सीन क्लियर है? तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी ये केवल एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। इस दुनिया में न कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, न कोई परफेक्टली, हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? पर फिर भी हम लोग क्वार्ट्ज को काफी हद तक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मानते हैं। समझ में आ रही है बात? प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल क्या हुए? पैराफिन वैक्स और पुट्टी। याद रख पाएंगे हम लोग? क्लियर है? इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल हुए क्वार्ट्ज, गोल्ड। क्लियर है? समझ गए? आप मुझे एक बात बताओ, आप इलास्टिक बॉडी पे भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, आप प्लास्टिक बॉडी पे भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, तो शेप और साइज तो चेंज हो रहा है। लेकिन एक ऐसा है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, और एक ऐसा है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो ओरिजिनल पोजीशन में। तो आप बताओ कौन सी बॉडी में होने वाले चेंज टेम्परेरी हैं? इलास्टिक बॉडी में हटाओ, फोर्स लगाओ तो कुछ गई, चेंज है वो शेप, हटाओ तो वापस आ गई, तो ये टेम्परेरी चेंज हुआ। प्लास्टिक बॉडी में जगह या हटाऊं तो वापस ही ना आ रही तो क्या है ये? नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है सभी को? तो फटाफट आप पढ़ लो इलास्टिक बॉडी। सुनो 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 सुनो, इलास्टिक बॉडी पढ़ लो, प्लास्टिक बॉडी पढ़ लो, इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी में डिफरेंस पढ़ लो। क्लियर? पढ़ो। आपको यहीं पर बीच में नोट्सों में एक क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 7 पे, डिफाइन इलास्टिक फटीग। तो मैंने आपको बताया था इलास्टिक फटीग में क्या होता था, बार बार रिपीटेटिवली अल्टरनेटिंग फोर्सेस लगा रहे थे, और उस अल्टरनेटिंग फोर्स की वजह से जो इलास्टिक बॉडी थी उसका बिहेवियर कैसा हो गया, कम इलास्टिक रह गया, उसके अंदर एक लूजनेस टाइप की आ गई। तो ऐसी बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं? सॉरी मैं गलत बोल गया। ऐसी मटेरियल को, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक फटीग। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? क्लियर? हाँ, समझ में आ रही है बात? Elastic fatigue is the characteristics of the material due to which the behavior of the elastic body becomes less elastic. नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? बोलो भाई। समझ गए? पढ़ लो। क्यों? ये देख रहे हैं? देख रहे? ये मेरे हाथ में जो है दैट इज अ रबर बैंड। क्या है ये? क्या है ये? रबर बैंड। देख पा रहे हैं हम लोग प्रॉपर? सभी लोग देख पा रहे हैं? फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ना, तो इसका शेप और साइज है ना। इसके बाद जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो क्या हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आई, तो इसे वापस आने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट।
क्या बोलते हैं? इलास्टिक, उसके बाद का इफेक्ट नहीं है बात समझ। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ, फिर से कम ऑन एवरीवन, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन after the removal of deforming force is called elastic after effect. Listen, most elastic body कौन सी है? क्वार्ट्ज। तो उसमें जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो उसे वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने में सबसे कम समय लगता है। नहीं, यही बात समझ, सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? इसी तरीके से फॉस्फोर ब्रॉन्ज भी मैंने बताया था काफी इलास्टिक मटेरियल है, तो इनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत कम होता है, उसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आई? हाँ, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का जो वायर है वो गलती से अगर आप लोग 12th में आ गए तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उस गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिससे करंट मेजर किया जाता है, उसमें एक वायर यूज करते हैं, सस्पेंशन वायर, क्लियर, जिसके थ्रू उस गैल्वेनोमीटर को लटकाया जाता है। तो वो सस्पेंशन वायर हम लोग फॉस्फोर ब्रॉन्ज का यूज करते हैं क्योंकि उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, क्लियर? तो यहाँ लिखा हुआ है। वैसे मेन मोह तुमसे चवन्नी भर की उम्मीद ना पर को तुमसे पूछे इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है तो आप सिंपल इतना बोल दोगे ना, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक। सीन क्लियर है? गुड, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे सामने, वही वापस बैक में आ जाते हैं जाते। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। मिला सभी को? क्या पूछ रहे हैं? ये इलास्टिसिटी का ये लक्षण होता क्यों है ना? यही तो जानना चाहता है पट्टा हमसे। जानना चाहता नहीं? जानना चाहता। हाँ, बॉडी देख रहे हैं आप? मैंने सुना है इस दुनिया में कोई भी बॉडी हो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। बनी होती नहीं? बनी होती। तो उनके एटम्स के बीच में डिस्टेंस भी होता है। दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। हाँ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है। लिसन एवरीवन, ये देख रहे हो? अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है, बोलो। क्या मैं इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ? सपोज करो ये स्प्रिंग होती, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो खींच तो खींच जाती, दबा तो दब जाती। यस और नो? लेकिन नॉर्मल पोजीशन में तो ये ऐसे ही रहेगी। सही बोल रहे हो? स्प्रिंग माने 2 मिनट के लिए इसको, रबर बैंड को। समझ में आ रही कहानी? अभी इस टाइम इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये इसके एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? और वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइम इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या इसके दो एटम्स के बीच में किसी भी प्रकार का न तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अच्छा, ये तो बताओ पहले, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स समझते हो? हाँ, अट्रैक्शन फोर्स में दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं, क्लोज आती हैं, और रिपल्सिव फोर्स में दो चीजें एक दूसरे से, इतना तो जानते होगे कि जरूर ना जानते हैं? जानता हूं, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, अभी इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है? अब होता क्या है, जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है? इनके एटम्स के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा? कॉमन सेंस बोलता है ना इतना तो आपका। तो जैसे ही मैंने जाए स्ट्रेच कर दो तो इनके एटम्स के बीच का या इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से ज्यादा हो गया। और जब ऐसा होता है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है। और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है? मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा? जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लूंगा तुरंत खींच के वापस वहीं ले आएगा। नहीं है? सीन क्लियर है? अच्छा,
अगर मान के चलिए मैं स्प्रिंग को खींचने की बजाय दबा रहा हूं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से, अब आप ही कॉमन सेंस लगा लो, कम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाता है। तो वहां क्या होता है, जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो तो वो रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, उसे वापस वहीं का वहीं पहुंचा। मेरी बात ही ना समझ में आई है, समझ गए? तो पढ़ लो कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय